हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे फिजिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बच्चों ने मेरे को फिजिक्स के वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो फिजिक्स की वीडियो बनाने से पहले हम फिजिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। जो 11th क्लास में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है बच्चों, उस फिजिक्स की बजाय 12th क्लास की जो फिजिक्स है दैट इज मोर इजियर। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा कि 11th की फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स का पार्ट ज्यादा है, जो कि मैथमेटिकली एप्लीकेशंस आती है जिसके अंदर, और उस वजह से बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स की एप्लीकेशंस को यूज करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इस वजह से उनको फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है। लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं है। 12th क्लास के अंदर दो पार्ट है फिजिक्स के। फिजिक्स की दो बुक्स हैं आपकी, फिजिक्स की फर्स्ट बुक और फिजिक्स की सेकंड बुक। फर्स्ट बुक जो है उसके अंदर अगेन दो पार्ट्स हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और पार्ट सेकंड जो है बुक जो फिजिक्स की उसके अंदर आपके दो पार्ट है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इनमें हमको किस चीज की स्टडी करनी है और कैसे स्टडी करनी है, और कौन सा पार्ट किस कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर आपके एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा आएगा, किसके अंदर आपका थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आएगा। तो फिजिक्स का जो दो पार्ट मैंने बताया आपको, उसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट लिखा है मैंने, इस पार्ट फर्स्ट के अंदर दो पार्ट लिखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो दोनों पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर फर्स्ट 3 चैप्टर्स आते हैं आपके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फर्स्ट बुक के फर्स्ट 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कवर होते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आपको किरचॉफ लॉज, पोटेंशियोमीटर और सर्किट के क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसके अंदर आपके आगे के 4th चैप्टर के मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट वगैरह जो चैप्टर्स हैं वो रहेंगे। ये जो दो पार्ट हैं, ये जो फर्स्ट बुक का जो पूरे 6 या 7 चैप्टर जो है आपके, ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह क्या है कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका एप्लीकेबल पार्ट है। इसके अंदर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्टडी, you have to use through the applications. The questions are asked mainly on the application based. जो एप्लीकेशन जो क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट देंगे या फॉर्मूला देंगे, उस पे एज इट इज आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो आपका कॉल सीबीएसई का एग्जाम, चाहे वो आपका कंपटीशन का हो, नीट का हो, आईआईटी, कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इन चैप्टर से, वो एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन चैप्टर्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते, आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सोल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी, क्योंकि थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा तो भी एप्लीकेशन पे ही आएगा। अगर कोई फॉर्मूला आपको बताया तो उसका फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसका आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। उस फॉर्मूले के अंदर जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स दिए गए हैं उनके सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स का पार्ट जो सेकंड है, पार्ट सेकंड जो सेकंड बुक है आपकी, उसके अंदर अगेन दो पार्ट है। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है आपका, वो है आपका ऑप्टिक्स का। ये ऑप्टिक्स है, दो ऑप्टिक्स है, दो पार्ट है इसके, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में जो फिनोमिनाज है, रेज की जो फिनोमिनाज है, जैसे सुपरपोजिशन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
और सेकंड पार्ट जो है इसका वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पार्ट आता है रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईएम वेव्स और कंडक्टिविटी, ऐसे कुछ पार्ट आएंगे। तो इनके अंदर जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, इसमें एप्लीकेशन का पार्ट कम है और थ्योरी का पोर्शन ज्यादा है। और 12th सीबीएसई के अंदर में ज्यादा क्वेश्चन सेकंड बुक से आते हैं क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, ये स्कोरिंग। यदि आपको फिजिक्स में स्कोर करना है तो सेकंड पार्ट है वो आपको ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, ज्यादा टाइम आपको सेकंड पार्ट पे देना चाहिए क्योंकि थ्योरी बेस्ड है। जनरली जो इस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ऑप्टिक्स है दैट इज वेरी इजियर क्योंकि इसका बहुत सारा पोर्शन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, लेंसेज का, कहाँ पे इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी। तो इनिशियल जो पार्ट है वो आपको आता है, उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे हम उसमें। तो ये ऑप्टिक्स का पार्ट है ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये इजियर है, तो आपको उस टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न फिजिक्स है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप अगर न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर के बारे में सारा कुछ है। आज के टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। एटॉमिक बम वगैरह डिफरेंट कंट्रीज बना रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स वैसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। फर्स्ट पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन पार्ट इसके अंदर है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपको। फिजिक्स के आपके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके अगेन दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और सेकंड पार्ट के अंदर फिर दो पार्ट है आपके, ऑप्टिक्स का पार्ट और मॉडर्न फिजिक्स का। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ना है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम किसी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग किसी न्यूमेरिकल से जो होंगी हम सॉल्व करेंगे। आपको न्यूमेरिकल पे हम हायर लेवल पर भी लेके जाएंगे, आईआईटी जेईई तक के क्वेश्चन हम कुछ कॉन्सेप्ट पे आपको बताएंगे जो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आपके पास एसएल अरोड़ा की बुक है, आई विल फॉलो द एसएल अरोड़ा। एसएल अरोड़ा के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक्स दिए हैं उस तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। तो अभी आगे डेली आपको 1 या 2 वीडियोस मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए साथ के साथ। जब तक कि आपकी क्लासरूम क्लासेस न लगे तब तक ऑनलाइन क्लासेस पे आप जाते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो आप मेरे नंबर 9461901450 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मेरे को किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग एसएल अरोड़ा से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो एसएल अरोड़ा का पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ऐसा मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सबसे पहले आपके जो भी क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज से हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करनी है। वीडियोस आपको रेगुलर। इन लास्ट वीडियो आई इंट्रोड्यूस अबाउट द फिजिक्स ऑफ क्लास 12। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 12 का। पिछले वीडियोस में अगर आपको मैंने बताया था कि कौन से पार्ट को आपको किस तरीके से स्टडी करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हमको जो वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, ये वर्ड कैसे बना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड बना है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स से मतलब है द थिंग्स व्हिच आर इन द रेस्ट पोजीशन, यानी कि जो सब्सटेंसेस जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है तो उसके जो भी इफेक्ट्स होंगे अदर सराउंडिंग्स के अंदर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दैट्स व्हाई द चैप्टर्स नेम इज
electrostatics. It means we are going to study while the electron is the rest position, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है आपके समझ में आया अच्छे से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या है यहाँ पे, पहले हम इस पे बात करते हैं, एक दो एग्जांपल होते हैं। जैसे कि आपका ग्लास रोड है, ग्लास रोड को यदि सिल्क के कॉक के साथ में अगर आप रब करते हो और उसके बाद में कोई लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास में अगर ग्लास रोड को लेके जाओगे तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से यदि कॉम को आप अपने हेयर्स के अंदर अप कॉम करने के बाद में लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे लाइट पेपर वगैरह के पास लेके जाओगे तो वो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से जो अट्रैक्शन हो रहा है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर अराइज होना चाहिए कि ये जो फिनोमिना है ये क्यों हो रहा है। तो इसी का जवाब है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि जब हमने फोम को हेयर्स के अंदर किया उसके बाद में लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास में लेके गए तो लाइट ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसी तरीके से आपका जो ग्लास रोड था उसको सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया और उसके बाद में जो लाइट ऑब्जेक्ट थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस अट्रैक्शन की फिनोमिना को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस फिनोमिना, कौन सी फिनोमिना, जो अट्रैक्शन की जो फिनोमिना है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। रब करने से, जब ग्लास रोड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ में तो फ्रिक्शन डेवलप हुआ। इसी तरीके से जब आपने कॉम किया तो आपकी हेयर्स के साथ में कॉम का जो भी सब्सटेंस है उसका रब होने की वजह से ये टेंडेंसी डेवलप हुई, ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट तो अट्रैक्शन की फिनोमिना से रिलेटेड है, फ्रिक्शन मींस आप समझ गए। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ चार्ज। किसकी वजह से हो रहा है ये चार्ज की वजह से हो रहा है। अभी तक आपको चार्ज का भी नहीं पता कि चार्ज क्या होता है, तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप ये दिमाग में रखिए कि ये हो रहा है चार्ज की वजह से। जब रोड को, जो ग्लास रोड है उसको जब रब किया था तो ग्लास रोड चार्ज हो गई। अब तक हम बात कर रहे थे कि ग्लास रोड को जब क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो ग्लास रोड के अंदर अट्रैक्ट करने की, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी डेवलप हो जाती है और इस क्वालिटी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताया कि रब करने से ग्लास रोड चार्ज हो गई। चार्ज से मीनिंग क्या है, चार्ज से मीनिंग क्या है कि ये जो है ग्लास रोड है इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब हमने फ्रिक्शन किया, रब किया, तो फ्रिक्शन की वजह से जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके आउटर ऑब्जेक्ट में, जिस भी सब्सटेंस का ग्लास रोड है यानी ग्लास का बना हुआ है, तो उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रबिंग करने की वजह से बाहर निकल गए। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स था जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बाहर निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गई। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो गई। तो चार्ज, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से मीनिंग क्या है, फ्रिक्शन करने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहे, ये आप आगे की क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एक टॉपिक होता है एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन से मीनिंग क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने ऑब्जेक्ट से बाहर आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। जब हम रब करते हैं तो एनर्जी डेवलप होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और हीट एनर्जी के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट से बाहर आते हैं और इलेक्ट्रॉन का अपने आउटर ऑर्बिट से बाहर आने की वजह से वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है और ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इस तरीके से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कैसे डेवलप हुई ये आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि चार्ज क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि चार्ज हो जाता है, उसके बाद एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन होता है, दैट इज द प्राइमरी आइडिया। आपको एक बार प्राइमरी आइडिया देने के लिए बताया है, बाकी
इन सब पॉइंट्स पे आपको डिटेल में आगे की क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या थी इसको बताने के लिए ये पॉइंट्स बताने बहुत जरूरी थे, इसलिए मैंने प्राइमरी स्टेज पे एक बार आपको बताया है। अब बात करते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी, जैसे मास। अब आपको कोई पूछे मास क्या है तो मास को कैसे डिफाइन करोगे, उसी तरीके से मास इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर। कोई भी अगर मैटर दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर मास होगा ही होगा, तो मास इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरीके से चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई मैटर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर मास तो 100% होगा ही होगा, उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के अंदर चार्ज हो ये कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर मास तो 100% होगा, लेकिन चार्ज उसके अंदर हो भी सकता है और चार्ज उसके अंदर नहीं भी हो सकता। जब चार्ज कब होगा और चार्ज कब नहीं होगा इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल कि चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मैटर। इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है इंट्रिंसिक। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये इनबोर्न है, यानी कि ये इनबोर्न है, यानी कि मैटर के सब्सटेंस के जब से ये मैटर या सब्सटेंस जब से एग्जिस्टेंस में आया तब से ये उसके साथ में। ये प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ये जब से सब्सटेंस अपने एग्जिस्टेंस के अंदर आया तब से ये इसकी प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से मास जब भी कोई सब्सटेंस एग्जिस्टेंस में आया उसी तरीके से ये चार्ज भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। हम आगे जाके मास और चार्ज का भी आपस में कंपैरिजन करेंगे, दैट इज आल्सो गिवन इन योर एसएल अरोड़ा बुक। तो एक पॉइंट ऐसा लगा के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हुआ, उसके बाद में चार्ज क्या है ये आपको बताया कि चार्ज से प्रॉपर्टी। सबसे पहले चार्ज के बारे में ग्रीक साइंटिस्ट ने 600 बीसी इस बारे में ऑब्जर्वेशन किया था। ओनली क्या किया था? ऑब्जर्वेशन किया था, कुछ फिनोमिनास के अंदर ऑब्जर्व किया था कि ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कहीं पे रब करते हैं तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। 600 बीसी के बाद में 1600 एडी यानी कि 1600 एडी के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जो कि क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। उन्होंने इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की और उन्होंने अपनी बुक्स के बारे में इसके चार्ज के बारे में लिखा है कि सिस्टमैटिक स्टडी किसने की? 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट ने। और सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बताया? ग्रीक साइंटिस्ट ने 600 बीसी बताया था। ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ये यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर मेमोरी। ये क्वेश्चन कभी-कभी वेरी रेयरली कंपटीशन में कहीं पे पूछ लेते हैं, तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट्स आपको आपके दिमाग में रखने हैं कि सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट ने चार्ज के बारे में बताया, उसके बाद में 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट ने जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे सिस्टमैटिक स्टडी की। अब बात करते हैं चार्ज की, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मैटर की सब्सटेंस की क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये चार्ज उन्होंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि मैंने इस डायग्राम में आपको शो किया है। देखो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस तरीके साइड में फोर्स लगा रहा है, ये इस साइड में फोर्स लगा रहा है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में हम बात करते हैं चार्ज जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है कि ये किसी
सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। किसी सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, लेकिन कोई सिस्टम है उसके अंदर हमेशा जो भी चार्ज है वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगर लैंग्वेज के रूप में या थ्योरेटिकली आपको अगर लिखना है तो यू कैन राइट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट it can be transferred from one place to another place or it always remain the constant, the total charge always remain the constant, यानी कि पूरा जो टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज न तो क्रिएट होता, नहीं हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने बताया। अब इसको इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि इस बात के ऊपर कैसे एप्लीकेशन करेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि इतनी छोटी सी बात पे आईआईटी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नीट में एक क्वेश्चन आया इस तरीके का, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दो चार्ज 1+4 कूलम और एक माइनस में 3 कूलम, ये दिस इज द फर्स्ट ए सिस्टम। ये एक ऑब्जेक्ट दिया है और ये एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज है। इसको हमने हिलाया, इसको हिलाने के बाद में ये जो चार्ज था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें पहला जो पार्ट है उस पे 2 कूलम, दूसरा चार्ज है उसके ऊपर -2 कूलम और तीसरा जो चार्ज है उस पे हमने x लिखा है। क्वेश्चन ये था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट हैविंग द 4 कूलम चार्ज एंड -2 कूलम चार्ज, इट इज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम A and after agitation the system become the B and there are 3 charges. First charge having the charge 2 coulomb, second charge having the charge -2 coulomb और third part having the charge x coulomb. Find out the value of x. This is the question. तो हम इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज इसका एप्लीकेशन करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सिस्टम का चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि टोटल जो चार्ज है दैट इज कंजर्व। तो इस फर्स्ट सिस्टम के अंदर हम टोटल चार्ज देखते हैं। तो अभी देखिए इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये बात करते हैं। तो टोटल चार्ज निकालने से पहले हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने एडिसिविटी। एडिसिविटी से मीनिंग क्या है कि टोटल किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। 2 तरीके की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। जिसके अंदर डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी। तो जो नेट रिजल्ट निकालना हो या टोटल निकालना हो, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट एडिशन होगा और अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनका वेक्टर एडिशन होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज दिया वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी नंबर 1 और उनकी एडिसिविटी करनी है। तो एडिसिविटी का मतलब नेट चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो डायरेक्ट सम करना है। क्या करना है, डायरेक्ट हमको सम करना है। इसमें वेक्टर एडिशन करना है, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम करना है। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम, यानी कि प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे और प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिमेनिंग रहेगा दैट विल बी द टोटल चार्ज। तो यहां पर देखते हैं हम सिस्टम A के अंदर प्लस चार्ज कितने हैं, 4 कूलम, माइनस कितना चार्ज है, 2 कूलम। तो अगर नेट देखेंगे तो +4 - 2 में +2 कूलम, यानी कि सिस्टम A का इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग के अंदर टोटल कितना चार्ज था, 2 कूलम। तो ये जो 2 कूलम है यही फाइनल होना चाहिए आपका। तो ये फाइनल 2 कूलम कब होगा, देखते हैं। इन सब का एडिशन कर देते हैं, इक्वल टू क्या रख देते हैं, 2 कूलम। तो x की वैल्यू आ जाएगी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो +2 - 2 + x इज इक्वल टू में 2 कूलम। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2 कूलम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई 2 कूलम, यानी कि जो सिस्टम था उसका नेट चार्ज था वो क्या कंजर्व है। स्टार्टिंग के अंदर जो चार्ज था वो 2 कूलम था, बाद में भी ये जो चार्ज बना वो भी 2 कूलम बना। तो इस तरीके से लास्ट
चार्ज के ऊपर ये सिंपल सा हमने क्वेश्चन बनाया था और एग्जाम में इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 4 मार्क्स आपका नीट में आईआईटी मेंस तक का लेवल का क्वेश्चन है ये, उसमें एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। तो इस तरीके से 2 कूलम हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन आपके समझ में आ गया, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी ये समझ में आ गया। एडिशिविटी मैंने आपको बता दिया स्केलर क्वांटिटी है। अगर नेट चार्ज निकालना है तो कैसे निकालना है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज एक साथ एडिशन होगा, माइनस माइनस चार्ज एक साथ एडिशन होगा और फिर टोटल प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से एडिशिविटी हुई। उसके बाद में इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का मीनिंग क्या है ये आपको 2 तरीके से समझना होगा। नंबर 1 क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है कि लोड्स के अंदर आना। किसी भी चीज को 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि वाटर टैप से वाटर जो आता है वो कंटिन्यूअसली आता है और अगर वही वाटर अगर बॉल्स के रूप में आए, जैसे कहीं पे वाटर अगर खत्म हो गया वाटर टैंक में तो बाद में जो वाटर होता है तो बॉल्स के रूप में आता है रुक के, तो 2 तरीके से होता है, यानी कि कंटिन्यूअस एंड इन लॉट्स। तो चार्ज हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता, चार्ज किस फॉर्म में रहता है, लॉट्स फॉर्म में रहता है और जिस लॉट्स फॉर्म में रहता है उस एक लॉट को हम एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि चार्ज जो हमेशा रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, टुकड़ों में रहेगा और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को, उस स्मॉलेस्ट टुकड़े को, चार्ज के स्मॉलेस्ट टुकड़े को या चार्ज के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इट शुड बी आल्सो द पार्ट ऑफ योर मेमोरी। आपको याद रखना होगा, इन केमिस्ट्री इन द फिजिक्स एवरीवेयर दिस वैल्यू इज यूजफुल। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग आप समझ में आ गया होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज इन एग्जिस्टेंस इज 1.6 × 10⁻⁻⁻19, यानी कि जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसी फॉर्म में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, 3 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके मल्टीपल के रूप में होगा। ये ऐसा कभी नहीं। अभी जैसे बात कर रहे थे हम क्वांटाइजेशन होता चार्ज, इसका मीनिंग एक तो मैंने आपको बताया कि चार्ज हमेशा द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। दूसरा, ये कभी नहीं हो सकता कि चार्ज आधा कूलम हो, चार्ज 3/4 कूलम हो। चार्ज हमेशा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके मल्टीपल में होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम हो सकता है। तो इसको हम 1e के इक्वल टू लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 1e = 1e। कहीं पे यदि ऐसा लिखा होगा 1e नेगेटिव, इसका मतलब क्या है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये मैंने बोला आपको कि ये किस फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि नेचर के अंदर, एग्जिस्टेंस के अंदर जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा। हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में ये चार्ज नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का मीनिंग समझ में आ गया। लास्ट क्या है, 6th वन है रेफरेंस फ्रेम, यानी कि चार्ज की जो वैल्यू है वो रेफरेंस फ्रेम को बदलने से बदलती नहीं है। यदि अर्थ के ऊपर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि 2 कूलम है और इसको यदि जुपिटर पे ले गए और जुपिटर पे रेफरेंस बदल गया तो जुपिटर पे भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कूलम क्या चार्ज रहेगा 2 कूलम रहेगा। जबकि खुद कुछ फिजिक्स की क्वांटिटीज है वो रेफरेंस फ्रेम बदलने से बदल जाती है। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं कि कैसे रेफरेंस फ्रेम को बदलने से फिजिक्स की क्वांटिटीज बदल जाती है लेकिन चार्ज जो है वो नहीं बदलता। अभी देखते हैं अपने
जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। ऑब्जेक्ट ए है ये भी v वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट बी है ये भी v वेलोसिटी से इस साइड में जा रहा है, और थर्ड ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है ये अर्थ के ऊपर इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को ए ऑब्जेक्ट है वो a वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, इस ऑब्जर्वर को b ऑब्जेक्ट है वो भी v वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये ऑब्जर्वर यदि यहां पर खड़ा हो गया, यानी कि b ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा हो गया, और फिर a ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी देखें तो इसको a ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नजर आएगी, इट सीम्स टू बी 0। इसलिए यहाँ पे ये चेंज क्यों हुआ, ये रेफरेंस फ्रेम को बदलने से चेंज हुआ। फर्स्ट टाइम में ये ऑब्जर्वर कहां था, अर्थ पर था, तो फर्स्ट टाइम में जो रेफरेंस फ्रेम था वो क्या था, अर्थ था। सेकंड टाइम में जो रेफरेंस फ्रेम है वो व्हीकल बी रेफरेंस फ्रेम बन गया, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रेफरेंस टू बी दैट इज 0, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रेफरेंस टू अर्थ दैट इज v। यानी कि दोनों टाइम्स के अंदर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, किसकी वजह से, रेफरेंस फ्रेम को बदलने से। लेकिन यदि इस व्हीकल के ऊपर चार्ज q है और इस व्हीकल के ऊपर चार्ज q है, तो इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि v वेलोसिटी से चल रहा था, इस पे अगर चार्ज q है तो ऑब्जर्वर भी यहाँ पे चार्ज q ऑब्जर्व करेगा, और ये ऑब्जर्वर यदि यहाँ पर आके भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज को ऑब्जर्व करे तो इसको q ही नजर आएगा। यानी कि रेफरेंस चेंज को बदलने से चार्ज q नहीं बदलता। दैट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ दिस चार्ज। मैंने चार्ज के आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, एक बार समराइज कर देता हूं पॉइंट टू पॉइंट। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की एडिशिविटी यानी कि सिंपल एडिशन करते हैं, अलजेब्रिक सम होता है। नंबर 3, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, ये हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नहीं पाया जाता। फोर्थ वन, चार्ज आपका जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 4 इज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि चार्ज किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग है। अब आप अच्छे से